अपन अब पढ़ते हैं बोहर का परमाणु प्रतिरूप या मॉडल। बातें नहीं, अब बातें नहीं। तो जब रदरफोर्ड फेल हो गया तो बोहर ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया जो क्या कहता है वो देखिएगा। क्लियर है? तो ये परमाणु मॉडल क्या कहता है वो देखिएगा। सबसे पहले तो बोहर ने वही बोला जो रदरफोर्ड ने बोला, क्या कि परमाणु में एक भारी धनावेशित नाभिक होता है। क्या कहा मैंने? परमाणु में एक भारी धनावेशित नाभिक होता है जिसमें उसके सभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं या नाभिकीय कण कहते हैं। तो परमाणु में जो ये नाभिक है, इस नाभिक का आवेश कौन सा है? धन आवेश है। और इसमें क्या क्या उपस्थित है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित है, और इन्हें हम कहते हैं नाभिकीय कण। क्या बोलते हैं इनको? नाभिकीय कण। तो ये पहला तो खत्म हो गया। दूसरा ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड ने भी यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन बोहर ने इसमें एक चेंज किया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। किसमें? स्थायी, जिन्हें हम कहते हैं बोहर कोश या बोहर कक्ष। क्या कहते हैं? बोहर कोश या बोहर कक्ष कहते हैं। क्लियर है? तो इन्हें हम कहते हैं बोहर कोश या बोहर कक्ष। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है ये कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिन्हें हम बोहर कोश या बोहर कक्ष कहते हैं या स्थायी कोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? स्थायी कोश। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो कभी भी नाभिक में नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल अपकेंद्रीय बल के द्वारा प्रति संतुलित हो जाता है। क्लियर? कैसे? ये आपका नाभिक है और ये आपकी वृत्ताकार कक्षा है। इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है जिसका द्रव्यमान m है, और ये इलेक्ट्रॉन b वेग से चक्कर लगा रहा है। किसे चक्कर लगा रहा है? b वेग चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है वो r त्रिज्या के पथ पे चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है? r। उस पथ पे चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये नाभिक है। नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, और नाभिक जो होता है वो धन आवेशित होता है। तो न्यूट्रॉन तो उदासीन है, कोई आवेश है ही नहीं। क्लियर? और जो प्रोटॉन है वो धनावेशित है, तो नाभिक कौन सा आवेशित हो गया? धनावेशित हो गया। अब प्रोटॉन जब धनावेशित है तो नाभिक धनावेशित है, तो इस नाभिक में कितना धनावेश होगा? जितने प्रोटॉन होंगे। भाई कितना धनावेश होगा? जितने प्रोटॉन होंगे। और किसी नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? उसके परमाणु क्रमांक के बराबर। कितने होते हैं प्रोटॉन? उसके परमाणु क्रमांक के बराबर। तो परमाणु क्रमांक को हम कहते हैं Z। क्लियर? कोई भी एटम होता है ना उसको अपने से लिखते हैं ZXA। Z तो बताता है परमाणु क्रमांक को, A बताता है द्रव्यमान संख्या को। क्लियर? Z किसको बताता है? परमाणु क्रमांक को, A बताता है द्रव्यमान संख्या को। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। क्लियर? तुम्हें किसी ने परफ्यूम लगा रखा है क्या? लगा रखा है? थोड़ा दूर बैठना है, मेरे एलर्जी है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा आप, नाभिक में क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन उपस्थित होता है। क्लियर? और प्रोटॉन उपस्थित होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश है? धनावेश। कितने प्रोटॉन है यहाँ पर? Z। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? एक प्रोटॉन पर आवेश होता है E। तो Z प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा? Ze। तो इस नाभिक में जो आवेश है वो है Ze। पहले तो समझ में आया कि नहीं आया? Z क्या है? उस परमाणु का परमाणु क्रमांक है। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश या प्रोटॉन पर आवेश। दोनों की मात्रा समान होती है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? E है। अब ये चक्कर लगा रहा है। क्लियर? तो हमने मान लिया कि माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है।
क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है और ये m द्रव्यमान और E आवेश वाला इलेक्ट्रॉन ZE आवेश वाले नाविक के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में b वेग से गति कर रहा है। किससे गति कर रहा है? b वेग से। तो यहाँ जो नाभिकीय आकर्षण होगा, नाभिकीय आकर्षण जो होता है वो कितना होगा? आप देखिए ये दो आवेश हैं, तो मैंने आपको बताया था कि दो आवेश हो, एक ऐसे प्लस Q1 है और एक ऐसे माइनस Q2 है और ये r दूरी पर है, तो ये नाभिकीय आकर्षण कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? ये होता है नाभिकीय आकर्षण। तो Q1 का मान कितना है? ZE है। Q2 का मान कितना है? E है। और r का मान तो r ही है ना भाई। तो यहाँ पर जो नाभिकीय आकर्षण होगा क्या होगा? नाभिकीय आकर्षण होगा वो कितना होगा? K Q1 का मान हो गया ZE और Q2 का मान हो गया E अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? तो ये कितना आएगा? नाभिकीय आकर्षण बराबर KZ E स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया आपका नाभिकीय आकर्षण बल। क्लियर? कौन सा बल है? नाभिकीय आकर्षण। अब यहाँ पर देखिए, हमने मान लो एक पत्थर बांध लिया एक धागे पर और उस पत्थर को, धागे को पकड़ के अपन उस पत्थर को घुमा रहे हैं। अपन कहते हैं लंगर बांधते हैं, तो लंगर बांध लिया, उस लंगर को घुमा रहे हैं अपन, तो लंगर को घुमा रहे तो थोड़ी देर में तनाव में आ जाता है वो लंगर और पूरा एक चक्कर में घूमता है, वो घूमता है ना भाई। तो उसके द्रव्यमान के कारण और वेग के कारण क्या कर रहा होता है? तनाव में क्यों आता है? वो एक बल उसको बाहर की ओर खींचता है। इधर की ओर खींचता है एक बल, बाहर की ओर। और ये जो बल है जो बाहर की ओर लग रहा है वो इसके केंद्र के विरोध में लग रहा है। किसके विरोध में लग रहा है? केंद्र के विरोध में लग रहा है। जैसे कहते हैं अपन अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं इसको? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्लियर? तो अपकेंद्रीय बल कितना होता है यहाँ पर? ये हो गया mb स्क्वायर अपॉन r, जो उसके द्रव्यमान और वेग के कारण लगा है। कारण लगा है? द्रव्यमान और वेग के कारण लगा है। तो ये हो गया अपकेंद्रीय बल। कितना हो गया? mb स्क्वायर अपॉन r। अब बोहर क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है तो कभी भी नाभिक में नहीं गिरता। क्यों? तो ये दोनों आकर्षण बल, यहाँ जो बल लग रहा है वो तो कौन सा लग रहा है? नाभिकीय आकर्षण बल लग रहा है। तो ये दोनों आकर्षण बल क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रति संतुलित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक दूसरे को प्रति संतुलित कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपके क्या? नाभिकीय आकर्षण बल बराबर अपकेंद्रीय बल। तो नाभिकीय आकर्षण बल कितना है बेटा? KZ E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बराबर अपकेंद्रीय बल है mb स्क्वायर अपॉन r। एक r से एक r कैंसिल, तो क्या बचा? KZ E स्क्वायर अपॉन r बराबर mb स्क्वायर। ये आ गया बोहर की पहली परिकल्पना का गणितीय रूप। क्लियर? तो ये हमने 10th में ही पढ़ा था, बोहर पढ़ा था ना भाई, बस वहां पे। लेकिन आपने इतना सा पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप समझे क्या कह रहा है ये कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, स्थायी। और इन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं को हम कहते हैं स्थायी कोश, बोहर कक्ष। क्लियर? और ये कभी भी नाभिक में नहीं गिरता क्योंकि इस पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल अपकेंद्रीय बल के द्वारा प्रति संतुलित हो जाता है। फिर अपन ने माना कि m द्रव्यमान का और E आवेश वाला इलेक्ट्रॉन ZE आवेश वाले नाभिक के चारों ओर b वेग से गति कर रहा है। क्लियर है? और b वेग से गति कर रहा है तो नाभिकीय आकर्षण बल कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। कितना होगा भाई? K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि
अब यहाँ पे Q1 कितना है, जेड ई है, Q2 कितना है, ई है, तो के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो क्या बन गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और अब केंद्रीय बल कितना होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर? ये अब केंद्रीय बल होगा। अब यहाँ पे क्या दोनों बल बराबर है, तो नाभिकीय आकर्षण बल बराबर अपकेंद्रीय बल। क्लियर? और जब नाभिकीय आकर्षण बल बराबर अपकेंद्रीय बल तो ये समीकरण आएगा। यहाँ के क्या है, के एक नियतांक है जिसका मान सीजीएस इकाई में 1 होता है। क्लियर? तो के क्या है, यहाँ पर नियतांक है जिसका मान 1 होता है, इसमें सीजीएस में। सीजीएस का मतलब दूरी को सेंटीमीटर में लें, द्रव्यमान को ग्राम में लें और समय को सेकंड में लें। तो पहले बोला यहाँ तक आया कि नहीं आया, लिखा हूं इनको पहले ही परिकल्पनाओं को। चलिए तो लिखिएगा, बोहर का परमाणु प्रतिरूप। अब देखिएगा आप, बोहर ने ये तो कह दिया कि भाई पहली परिकल्पना में क्या हुआ, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर। क्लियर? यहाँ के क्या था, यहाँ के एक स्थिरांक था। क्लियर है? जिसका मान 1 था सीजीएस में। क्लियर? सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में। और यदि एमकेएस में ले लेते हैं अपन इसको, तो एमकेएस में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये केवल याद रखना है, इनका मान नहीं निकालना। ठीक है ना भाई? हम मान सीजीएस में रखेंगे तो अपने आप आंसर 1 आ जाए। फिर यहाँ पर जेड क्या है, आपके परमाणु क्रमांक कहते हैं इसको, और इसे हम नाभिकीय आवेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ही नाभिकीय आवेश भी कहते हैं। ई क्या है, ई जो है वो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और आर क्या है, वृत्ताकार कोश की त्रिज्या है यार। क्लियर? और एम क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये तो अपन ने मान ही लिया था ऑलरेडी। और बी क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन का वेग है। तो पहले वाला पहली परिकल्पना क्लियर है। अब यहाँ इसी परिकल्पना में जो बोहर ने स्थायी वृत्ताकार कक्षाएं मानी, उन्हें नाम दिया स्थायी कोश। क्या नाम दिया? स्थायी कोश या बोहर कोश या बोहर कक्ष कहा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो वृत्ताकार कक्षाएं थी, वृत्ताकार कक्षा थी, इसे नाम दिया स्थायी कोश या बोहर कोश या कक्ष। क्लियर? क्या नाम दिया? बोहर कोश या बोहर कक्ष। फिर यहाँ पे जैसे आपने ले लिया, इसे रिप्रेजेंट उसने करा स्मॉल एन से। क्लियर? तो यहाँ स्मॉल एन का जो मान है वो 1 2 3 4 डैश था। तो यहाँ पे जो बोहर कोश का नाम दिया, ठीक है, आप बोर भी लिख सकते हो कि आपकी 10वीं क्लास में यही लिख रहा होगा बोर। हिंदी मीडियम किताबों में बोर ही लिखते हैं इसको। ठीक है ना भाई? तो ये नहीं सर आपका बोहर और मेरा बोहर अलग अलग है, सेम है दोनों। तो यहाँ पे देखिए n बराबर 1 को कहा के कोश, क्या कहा, 2 को कहा L, 3 को कहा M, 4 को कहा N, 5 को कहा O। तो ये इन कोशों के नाम है जो बोहर ने दिए, K L M N O। ठीक है? अब बोहर क्या कहता है, ये तो हो गई पहली परिकल्पना कंप्लीट। सेकंड परिकल्पना में क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता। जब वृत्ताकार कक्षाएं तो बहुत सारी हैं, वृत्ताकार कक्षाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन सभी में चक्कर नहीं लगाता। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए उनके कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण
गुणज हो। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा, कोणीय संवेग जो आएगा, कोणीय संवेग जो आएगा वो क्या आएगा, h/2 का पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब n से गुना करना पड़ेगा। क्लियर? संवेग होता है mb और कोणीय जो करना है इसको तो किससे गुना कर देंगे, त्रिज्या से। क्या बन जाएगा, कोणीय संवेग mbr। तो mbr बराबर कितना हो गया, nh/2। क्लियर? तो यहाँ पर ये समीकरण आ गई किसकी, बोहर की सेकंड परिकल्पना। क्लियर है? यहाँ जो n है वो n कभी भी 0 नहीं होगा और कभी भिन्नात्मक नहीं होगा। भिन्नात्मक मतलब 1.1 1.2 नहीं होगा, हमेशा पूर्णांक होगा। क्या होगा, हमेशा पूर्णांक। तो n का मान कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चलेगा। क्लियर है? तो बोहर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता, इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान, किसका मान, कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज हो। क्या हो, h/2 का पूर्ण गुणज। तो किससे गुना करा अपन ने, n से। n का मान 0 नहीं होगा, भिन्नात्मक नहीं होगा और ऋणात्मक नहीं होगा। n का मान सदैव धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। पहले वाला आया कि नहीं आया? अगर अपन पहला कोष रखेंगे तो यहाँ n का मान 1 हो जाएगा, दूसरा रखेंगे तो n का मान 2 हो जाएगा, तीसरा रखेंगे तो n का मान 3 हो जाएगा। क्लियर? तो आप पहले यहाँ तक उतारेंगे, फिर मैं यहाँ लिखाऊंगा, उसके बाद उतारेंगे। ठीक है, उतारें। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कोणीय संवेग, कौन सा संवेग, कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज हो। मतलब n से गुना करें अपन। क्लियर? क्या करें अपन, n से गुना कर दें। तो यहाँ पर कोणीय संवेग क्या होता है, mbr होता है। क्या होता है भाई, mbr। तो mbr बराबर हो गया nh/2। क्लियर? यहाँ जो n है, n का मान 0 नहीं होता, n का मान सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक मतलब 0 से बड़ा, और पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। तो यदि अपन देखें प्रथम कोष के लिए, प्रथम कोष के लिए कोणीय संवेग कितना आएगा, तो आप जानते हैं प्रथम कोष के लिए n का मान कितना होता है। अरे पहले कोष के लिए n का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हो गया mbr = h/2। h/ क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है, ये आ गया। फिर ऐसे अपन बात करें द्वितीय कोष के लिए, n का मान कितना है, 2 है, और 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, mbr = 2h/2। ऐसे जब अपन बात करेंगे तृतीय कोष के लिए, कौन सा कोष, तृतीय कोष के लिए, तो तृतीय कोष के लिए n का मान कितना आएगा, 3 आएगा, और n का मान 3 आएगा तो mbr कितना होगा, 3h/2। ऐसे चतुर्थ कोष के लिए होगा 4h/2। ऐसे पंचम कोष के लिए होगा 5h/2। ऐसे षष्टम कोष के लिए होगा 6h/2। लिख सकते हो। और ऐसे ही nवें कोष के लिए होगा nh/2। तो कंफ्यूजन, ये है कोणीय संवेग। अब यहाँ पे आप देखिएगा h/2 को कहते हैं h/2। क्या बोलते हैं, h/2 को कहते हैं h/2। तो जहाँ पे भी h/2 लिख रहा है ना वो h/2 लिख सकता है, और h/2 लिखेंगे अपन इसको तो ये क्या आ गया, mbr = 3h/2 आ जाएगा ना भाई। क्लियर? चलिए, तो ये अपन अभी लिखा देते हैं, आप पहले ऊपर वाले उतारो। ठीक, चलिए अब देखिएगा आप, ये तो 2 पूरी हो गई परिकल्पनाएं। तीसरी और लास्ट परिकल्पना की अपन बात करें तो जैसे रदरफोर्ड सेल क्यों हुआ,
रदरफोर्ड की फेल होने का कारण था कि उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। पहली बात तो उसने स्थायी कक्षा नहीं कहा। तो मैक्सवेल ने कहा कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन ऊर्जा त्यागना चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार पथ पे चलकर अंततः नाभिक में गिर जाना चाहिए। ऐसे ही रदरफोर्ड से की तरह ही नील्स बोहर का भी इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और वो इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर नाभिकीय आकर्षण बल के प्रभाव में गति करता है, तो इसे भी ऊर्जा का उत्सर्जन कर नाभिक में गिर जाना चाहिए। तो नील्स बोहर ने कहा ना, ऐसा नहीं होता। तो नील्स बोहर ने इस कमी को समझाने के लिए, रदरफोर्ड की जो कमी थी इसको समझाने के लिए कहा कि जब भी कोई कण, क्या कहा मैंने, जब भी कोई कण एक नियत पथ पर नियत वेग के साथ गति करता है, मतलब पथ फिक्स हो और वेग भी फिक्स हो, तो वो कण ना तो कभी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्लियर है? तो क्या कहता है बोहर कि जब इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, वो भी नियत वेग d के साथ। तो इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का आश्रय करेगा ना ही ऊर्जा का अवशोषण करेगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? ना तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होगी ना वृद्धि होगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे जाएगा, ये E1 ले लिया, E1 को मैंने बोला निम्न ऊर्जा स्तर और E2 को मैंने बोला उच्च ऊर्जा स्तर। क्या बोला E2 को? E2 को बोला उच्च ऊर्जा स्तर। तो बोहर क्या कह रहा है? बोहर कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहा है, मतलब नियत वेग से चक्कर लगा रहा है नियत पथ पर या निश्चित कक्षा में, तो कभी भी ऊर्जा का आश्रय और ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता, मतलब ना तो ऊर्जा त्यागता है ना ऊर्जा ग्रहण करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाना चाहेगा तो ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा। क्या करेगा? ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और कितनी ऊर्जा का अवशोषण करेगा? डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, इन दोनों में अंतर के बराबर। क्लियर? और इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आएगा, तो हमें ध्यान देना, जब अधिक ऊर्जा से निम्न ऊर्जा पे आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन। तो यहाँ पर ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और ये ऊर्जा का उत्सर्जन कितना होता है? डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। क्लियर? अरे क्लियर है? तो ये तो पता है ना, निम्न से उच्च पे जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण और उससे निम्न पे आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्लियर है भाई? तो बोहर कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षा में नियत वेग से गति करता है तो वो ना तो ऊर्जा के आश्रय करता है ना ही ऊर्जा ग्रहण करता है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा तो ये ऊर्जा लेगा, मतलब ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और जब ये उच्च से निम्न पे आएगा तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, मतलब ऊर्जा त्यागेगा। तो कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा? डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 और डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। फिर बोहर कहता है कि भाई ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण होता है ये लगातार नहीं होता। भाई रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहा है और लगातार चक्कर लगा रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करना चाहिए था। क्लियर? जिससे उसका स्पेक्ट्रम लगातार, मतलब सतत आना चाहिए था। लेकिन स्पेक्ट्रम कैसा आया रदरफोर्ड का? ऐसा था। तो बोहर तो पहले ही कह दिया बोहर ने कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और यह उत्सर्जन और अवशोषण लगातार नहीं होता, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट बंडल के रूप में होता है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? h म्यू होती है। क्या होती है भाई? h म्यू। तो ये आ गया ऊर्जा का सूत्र। क्लियर है? अब पहले बोलो यहाँ तक आया कि नहीं आया? तो कन्फ्यूजन? चलो